मुंबई सारंग विलास। एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी स्टडी रूम के खिड़की के पास शेरवानी पहने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी पीछे से कुर्सी पर बैठा एक लड़का धीरे से कहता है, भाई वो लड़का अपनी डरावनी आवाज में कुर्सी पर बैठे लड़के की बात को बीच में काटकर बोला, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, बहुत शौक है ना दूसरों को आज़ादी दिलाने का। जब खुद आएगी मेरी कैद में तब कैसे खुद को बचा पाएगी। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर कुर्सी पर बैठा लड़का एक पल के लिए डर जाता है और धीरे से कहता है, आप क्या करने वाले हो भाई। वो लड़का जो अब तक अंधेरे में खिड़की के से बाहर देख रहा था, वो रोशनी में आते हुए अपनी नीली दहकती आंखों से कुर्सी पर बैठे लड़के को घूरते हुए बोला, बहुत शौक है ना शादी करने का, सारा शौक उतार दूंगा। जब खुद के अधिकार को मांगूंगा तब कैसे मना करेगी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुर्सी पर बैठा लड़का उसे जाता हुआ देखकर बोला, मृत्युंजय भाई, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर की बेटी बिल्कुल सही नहीं थी। आई होप जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपसे बहुत प्यार करे। इतना कहते हुए वो लड़का जिसका नाम अमृत था अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय का कमरा। मृत्युंजय जोर से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसके बिस्तर पर एक लड़की डरी सहमी सी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मृत्युंजय दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। बिस्तर पर बैठी महक डर जाती है और घबराहट में दुपट्टे को अपनी उंगली में मोड़ने लगती है। मृत्युंजय बिना कुछ कहे सीधा उसके सिर से दुपट्टा उठाकर फेंक देता है। मृत्युंजय कमरे की लाइट ऑफ कर सीधा महक को बिस्तर पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। महक डरते हुए धीरे से बोली, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ता है, जिस कारण महक के हाथ की चूड़ियाँ टूटकर उसके कलाई में ही चुभ जाती हैं। मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम मेरी बीवी बन गई हो तो अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ भी निभाओ, अपने पति को खुश करो। इतना कहकर मृत्युंजय महक के ब्लाउज़ की डोरी खोल देता है। महक मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर डर जाती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मृत्युंजय महक से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए महक कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह जब महक की नींद खुलती है, उसके बगल में कोई नहीं था। महक तुरंत उठकर बैठ जाती है। उसे अपने पूरे शरीर में तेज़ दर्द हो रहा था। वो जैसे तैसे बिस्तर से खड़ी होती और अपने ओढ़े हुए कंबल को लपेटकर बाथरूम में चली जाती है। महक जब बाथरूम में पहुंचती है तो देखती है उसके पूरे शरीर में लाल निशान थे। महक शावर ऑन कर अपना हाथ आगे करती है तो एक दर्द भरी सिसकी उसके मुंह से निकलती है। वो देखती है उसके हाथ में अभी भी हल्का सा खून आ रहा था जो सूख चुका था। महक शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके आंखों के सामने बीता हुआ वो 1 महीना मूवी की तरह चलने लगता है। फ्लैशबैक 1 महीना पहले अवस्थी निवास। महक अवस्थी उम्र 22 साल बच्चों को डांस स्कूल में डांस सिखाती थी और अपने पिता शेखर अवस्थी के बेकरी शॉप में स्कूल से आने के बाद मदद करती थी। उसकी मां नीरू अवस्थी एक हाउसवाइफ थी और उसका भाई सुधांशु अवस्थी जिसकी उम्र 21 साल थी, वो अपने क्लास का टॉपर था, इसलिए सभी लड़कियां उस पर मरती थी। महक सुबह सुबह अपने भाई के कमरे में जाकर उसे उठाते हुए बोली, सिद्धू कब तक सोता रहेगा, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या आज। महक का भाई सुधांशु उठकर बैठ जाता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, दीदी थोड़ा सा और सोने देती ना, आपको पता है ना मैं रात में देरी से सोया था। महक सुधांशु के बाल सहलाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है मेरे भाई, तुम रात को देर से सोए थे, लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना। चलो तुम कहते हो ना तुम्हें हमेशा मुंबई के सबसे बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, उसके लिए तुम्हारा पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुधांशु महक की बात पर उसे गले लगाते हुए बोला, आपको पता है दीदी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी बहन मिली। वैसे अजीत भाई आते ही होंगे आपको लेने के लिए। महक सुधांशु को खुद से दूर कर उसे घूरते हुए बोली,
तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। चलो अब रेडी हो जाओ, उसके बाद तुम्हें कॉलेज जाना है। नीचे नाश्ते पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु अलर्ट होकर बोला, ओके मैडम। इतना कहकर हंसते हुए बाथरूम में चला जाता है। महक उसके बिस्तर को ठीक करती है और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुधांशु अपने एक कंधे पर बैग लटकाए बुक पढ़ते हुए टेबल पर आकर बैठ जाता है और उसकी माँ उसके लिए पराठे प्लेट पर रखते हुए कहती है, कितना पड़ेगा? चश्मा लग जाएगा तुझे। महक अपनी माँ की बात पर बोली, माँ वैसे भी आजकल जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हें चश्मा लग जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आजकल फैशन में चश्मे लगाते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। महक की बात पर उसकी माँ मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो और सिर पर चढ़ाकर रखो अपने भाई को। महक के पिता शेखर जी अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, शांत रहो भाग्यवान, आज इम्पोर्टेंट डिलीवरी है। यहाँ के सबसे बड़े फेमस सारंग परिवार की बेटी और बेटे का रिश्ता तय हुआ है। वहाँ से केक का ऑर्डर आया है। अपने पिता की बात सुनकर महक खुश होते हुए बोली, वाह ये तो अच्छी बात है पापा, फाइनली यहाँ का सबसे रिच एलिजिबल बैचलर अब शादी करने वाला है। मैंने सुना है काफ़ी खड़ूस और घमंडी है वो, क्या आपने कभी उन्हें देखा है? सुधांशु, जो कि अपने पिता की बात सुनकर पूरी तरीके से सदमे में था, वो बिना नाश्ता करे उठते हुए कहता है, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुधांशु तुरंत बिना किसी की बात सुने घर से निकल जाता है। सुधांशी के बिहेवियर को देखकर सब एक दूसरे को देखते हैं तो महक कहती है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर कुछ याद आ गया होगा उसे। वो कह रहा था कि लाइब्रेरी से उसे बुक उठाना है, शायद इसलिए जल्दीबाजी में चला गया होगा। चलिए हमें भी अपने काम पर निकलना है, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। महक की बात पर उसके मम्मी पापा ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सब नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। महक जब घर से बाहर आती है तो बाइक पर एक 25 साल का लड़का बैठा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए महक को हेलमेट देकर कहता है, काफ़ी जल्दी नहीं आ गई आप? महक हेलमेट अपने सिर पर पहनकर उसके पीछे बैठते हुए बोली, अजीत जी चलिए, कहीं आपको आपके काम से न निकाल दें स्कूल वाले, इसलिए मुझसे ज़्यादा अपने काम पर ध्यान कीजिए। अजीत शर्मा महक की बात पर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अजी कोई बात नहीं, अगर हमें काम से निकाल देंगे तो आप है ना हमें पालने वाली। महक अजीत की बात पर बस मुस्कुराती है और दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रात का वक्त, महक अपने पिता के साथ बेकरी से घर वापस आती है। फ्रेश होने के बाद जब वो सुधांशु को रात के खाने के लिए बुलाने आती है तो वो देखती है सुधांशु चुपचाप बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। महक को थोड़ा अजीब लगता है। महक सुधांशु के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोली, सिद्धू तुम कैसे इतने जल्दी सो गए? तुम तो बिना खाना खाए सोते नहीं हो। सुधांशु महक की बात सुनकर जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगता है। महक हैरान होते हुए बोली, सिद्धू तुम रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? कॉलेज में तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? सुधांशु महक को कसकर गले लगाते रोते हुए बोला, दीदी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो किसी और से कैसे शादी कर सकती है? सुधांशु की बात सुन महक कंफ्यूज होकर बोली, तुम किसकी बात कर रहे हो सिद्धू? कौन है वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो? सुधांशु अपनी आंखों में नमी लिए धीरे से बोला, मीरा सारंग, मृत्युंजय सारंग की बहन। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, हम दोनों पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं। महक सुधांशु की बात पर बोली, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं एक बार जाकर उन लोगों से बात करूंगी अपने भाई के लिए, मैं इतना तो कर सकती हूँ ना, चलो अब रोना बंद करो। इतना कहते हुए महक सुधांशु के आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगती है। सुधांशु महक के हाथ को पकड़कर बोली, दीदी मृत्युंजय सारंग बहुत खतरनाक आदमी है, सब उससे बहुत डरते हैं, मीरा भी उससे बहुत डरती है, वो नहीं मानेगा, बिना फ़ायदे के वो कुछ काम नहीं करता। महक सुधांशु के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोली,
मेरे प्यारे भाई, तुम पहले से ही नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? अगर हम किसी को प्यार से समझाएंगे तो वो हमारी बात मान जाता है। और मृत्युंजय सारंग भी तो इंसान ही है ना। तो चलो रोना बंद करो और खाना खा लो। हम कल सुबह सारंग विला चलेंगे। सुधांशु महक की बात पर बस अपना सिर हिला देता है और जैसे तैसे करके महक उसे खाना खिलाकर सुला देती है। लेकिन महक भी काफ़ी परेशान थी। वो अपने भाई को उदास भी नहीं देख सकती थी और मृत्युंजय से बात करने से पीछे भी नहीं हट सकती थी। इतना सब कुछ सोचते हुए महक भी जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह सारंग विलास। सुबह के 10 बजे महक और सुधांशु सारंग विला के बाहर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो उन्हें जाने देने से मना कर देते हैं, लेकिन महक उन्हें अपने पिता के बेकरी शॉप का कार्ड दिखाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देते हैं। सुधांशु और महक अंदर आते हैं तो दोनों ही उस महल को देखते रह जाते हैं। उन्होंने पहले सिर्फ बाहर से ही इतना बड़ा घर देखा था, लेकिन सामने से देखते ही उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए अंदर आ जाते हैं। जब दोनों हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर काफ़ी सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हेड कुर्सी पर एक 55 साल का आदमी बैठा हुआ था। महक अपनी प्यारी सी आवाज़ में धीरे से बोली, नमस्ते। सभी लोग महक की तरफ देखते हैं। वहाँ पर 2 लड़के और 2 औरत, एक लड़की और 2 50 और 55 साल के आदमी बैठे हुए थे। हेड टेबल पर बैठा आदमी महक की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम और नमस्ते। महक हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम महक अवस्थी है। उसके बाद सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए, और ये मेरा भाई सुधांशु अवस्थी। मीरा, जो कि सुधांशु को देखकर थोड़ी घबरा गई, वो इशारे से ही उन दोनों को जाने के लिए कहती है, लेकिन सुधांशु उसे इशारे से ही शांत रहने के लिए कहता है। और एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी महक की बात पर अकड़कर बोली, यहाँ पर रिश्तेदारी बनाने आई हो क्या? जो काम है सीधे सीधे कहो और जाओ यहाँ से। महक उस औरत की बात पर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। अगर आप लोग इजाज़त दें तो क्या मैं कर सकती हूँ? तभी कोई गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, और कुछ काम नहीं है क्या? हर वक्त ऐसे फटीचर लोगों को अगर हम डोनेशन देते रहेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? निकालो यहाँ से सबको। जब सभी लोग गुस्से भरी आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ पर एक 28 साल का लड़का ब्लैक बिजनेस सूट में मोबाइल पर बात करता हुआ आ रहा था। हेड कुर्सी पर बैठा आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मृत्युंजय क्या हुआ? सुबह सुबह किस पर चिल्ला रहे हो? मृत्युंजय अपने पिता की बात पर बोला, जी कुछ नहीं, बस कुछ लोग अपनी औकात से बढ़कर सपने देख रहे थे। उन्हें उनकी असली जगह दिखा रहा था। इतना कहकर मृत्युंजय डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र महक पर जाती है। मृत्युंजय एक पल के लिए महक पर ठहरता है, लेकिन अगले ही पल उससे सवाल करता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? मृत्युंजय की डरावनी आवाज़ सुनकर महक एक पल के लिए घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, मैं यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई थी। महक की इस बात को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होकर सीधा महक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और महक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, कौन सी शादी कंपनी में काम करती हो तुम? मृत्युंजय के सवाल को सुनकर महक कंफ्यूज होकर बोली, जी आप कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आया। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? महक मृत्युंजय के सवाल को सुनकर बोली, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं तो बस अपने भाई का रिश्ता। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काटकर गुस्से से बोला, औकात से बढ़कर सपने देखना तुम जैसे रोड छाप लोगों की फितरत है। अमीर होने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बड़े घर की बेटी को फंसाना अमीर होने का शॉर्टकट नज़र आता है। ठीक कहा ना? मृत्युंजय की इस बात को सुनकर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और जल्दी से कहती है, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बहन और मेरा भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, मीरा, Is what this girl is saying true? If yes, then tell immediately. मीरा मृत्युंजय की डरावनी आवाज़ सुनकर अंदर तक कांप जाती है और एक नज़र सुधांशु को देखने के बाद धीरे से कहती है, नो भाई,
ये सिर्फ मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता है, बाकी मैं इसे नहीं जानती। मृत्युंजय मीरा के जवाब को सुनकर महक की तरफ देखते हुए बोला, सो मिडिल क्लास गर्ल, सुना तुमने मेरी बहन ने क्या कहा? अब अपने इस भाई और खुद को उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। महक मीरा की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मीरा ऐसे झूठ मत बोलो, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे घर वालों को मनाऊंगी, डरना बंद करो। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने जो कहा? दफा हो जाओ यहाँ से। महक मृत्युंजय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरा भाई सच में बहुत प्यार करता है आपकी बहन से। मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आपकी बहन के लिए मेरा भाई रो रहा था। प्लीज़ अपनी बहन से पूछो ना, वो डर रही है आपसे, इसलिए झूठ बोल रही है। मीरा खड़ी होकर महक के सामने जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। मैं नहीं प्यार करती आपके भाई से। 2 वक्त प्यार से बात कर लेना किसी से प्यार करना नहीं होता। अगर आपका भाई इसे प्यार समझता है तो वो बेवकूफ़ है। चले जाइए यहाँ से। सुधांशु मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मीरा तुम झूठ क्यों कह रही हो? हम पिछले 2 साल से रिश्ते में हैं। तुम इस तरह से अपने भाई से के डर से झूठ नहीं कह सकती। मीरा सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोली, जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे घर मत आना। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मीरा इस बात को कभी मत भूलना कि तुम किसकी बहन हो, और दूसरा मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है। मीरा मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मुझे पता है भाई। मृत्युंजय महक और सुधांशु की तरफ देखता है जो कि अभी तक गए नहीं थे, इसलिए वो गुस्से में जोर से कहता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, निकालो इन लोगों को यहाँ से बाहर और दोबारा इनके जैसे लो क्लास लोगों को बिना परमिशन के अंदर मत आने देना। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आते हैं और महक और सुधांशु को बाहर ले जाते हैं। मृत्युंजय गुस्से में बिना नाश्ता करे सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। अवस्थी निवास। सुधांशु और महक हताश होकर वापस घर आ जाते हैं। उस वक्त उसकी माँ मंदिर गई थी और उसके पिता अपनी शॉप पर थे। महक सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उदास होना बंद करो सिद्धू, मैं मीरा से एक बार और बात करूंगी। सुधांशु महक की बात पर बोला, रहने दो दीदी, जब माँ बाप ही बच्चे को अपना नहीं है कहकर ठुकरा देते हैं तो बच्चा उसमें क्या कर सकता है। और मीरा ने तो साफ कह दिया है कि मैं सिर्फ उसका क्लासमेट हूँ, इसलिए अब मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। महक सुधांशु की बात पर और कुछ भी नहीं कह पाती और कुछ वक्त सुधांशु को अकेला छोड़ सीधे स्कूल के लिए निकल जाती है। 1 महीने बाद महक और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि महक के पिता कहते हैं, महक बेटा कल सारंग विला जाना है डिलीवरी के लिए, सामान काफ़ी सारा है इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। महक अपने पिता की बात सुन पर मुस्कुराते हुए बोली, पापा मैं मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ठीक है मैं चलूँगी, फ़िलहाल तो सो जाइए। शेखर जी महक की बात पर बस मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह महक सुबह के 11 बजे अपने पिता के साथ सारंग विला जाती है। हो सकता था उन्हें वापस घर आने में रात हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के साथ ही साथ उनके कुछ वर्कर भी वहां पर काम करने वाले थे, जिनकी देखरेख के लिए उन्हें वहां पर रुकना जरूरी था। महक और उसके पिता सीधा किचन की तरफ चले जाते हैं और शाम के वक्त महक को दुल्हन और बाकी लोगों को खाना सर्व करने के लिए कहा जाता है। महक वेटर की तरफ देखकर कहती है, अंकल आप बाकी के मेहमान को दे दीजिए, मैं जाकर दुल्हन को खाना देकर आती हूँ। महक की बात पर वेटर अपना सिर हिला देता है तो महक खाना लेकर सीधा मीरा के कमरे में आ जाती है। महक जब मीरा के कमरे में आती है तो देखती है मीरा दुल्हन के लिबास में शीशे के सामने बैठी हुई थी। महक पीछे से मीरा की तारीफ करते हुए बोली, तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो मीरा। मीरा महक की आवाज़ सुनकर जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखती है और हैरान होते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर भाई ने आपको देख लिया तो गुस्से से पागल हो जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। मीरा की बात सुनकर महक उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ मीरा, मैं यहाँ पर सुधांशु और तुम्हारे बारे में बात करने नहीं आई हूँ।
मैं तो तुम्हें खाना देने आई थी क्योंकि हमने ही कैटरिंग का काम लिया था। मीरा महक के हाथ को पकड़कर धीरे से अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मुझे माफ़ कर दो दी, मैं भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। आफ्टर ऑल मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि कोई सुधांशु को नहीं अपनाएगा। मैंने प्यार तो कर लिया था लेकिन ये भूल गई थी कि हमारा कोई मैच नहीं है। महक मीरा की बात पर उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोली, प्यार करना गलत नहीं होता मीरा, लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाती तो हो सकता था मैं और मेरे भाई सारे कदम आगे बढ़ाकर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार वालों को मना लेते, लेकिन तुमने पैर पीछे ले लिया। इसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। मीरा महक को गले लगाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। महक धीरे से मीरा के पीठ को थपथपाने के बाद उससे अलग होकर बोली, मुझे दूसरी दुल्हन को भी खाना देने जाना है, तुम तैयार रहना, ठीक है। मीरा अपनी गर्दन हिला देती है और महक मीरा के बगल वाले कमरे में चली जाती है। तभी एक लड़की आकर कहती है, मंडप में दूल्हा बैठ चुका है, आपको चलना होगा, आप रेडी हो ना। महक उस लड़की की बात पर बोली, जी मैं नहीं हूँ दुल्हन, शायद बाथरूम में होगी, मैं तो बस खाना रखने आई थी। महक की बात सुनकर वह लड़की बाथरूम में जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो लड़की बाथरूम से बाहर आकर महक की तरफ देखते हुए कहती है, दुल्हन कहाँ है, वो तो कमरे में नहीं है। महक उस लड़की की बात पर बोली, जी मुझे नहीं पता, मैं तो बस खाना रखने आई थी। तभी वहाँ पर मृत्युंजय आ जाता है। मृत्युंजय महक को देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो लड़की आई हुई थी मृत्युंजय को देखकर वहाँ से चली जाती है। महक मृत्युंजय के डरावनी आवाज़ को सुनकर घबराकर बोली, मैं तो बस यहाँ पर खाना देने आई थी, मैं कैटरिंग वालों के साथ आई हूँ, मैंने खाना रख दिया, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर महक वहाँ से जाने लगती है कि तभी एक लड़की वहाँ पर आकर मृत्युंजय से कहती है, बॉस मिस नहीं है, वो शादी से भाग गई है। महक के कदम उस लड़की की बात सुनकर रुक जाते हैं। मृत्युंजय उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, लीज़ा आई डोंट केयर बट मुझे शायना किसी भी कीमत में चाहिए। वो लड़की मृत्युंजय की बात पर बोली, आई एम सॉरी बट मैं मीरा मैडम की बात कर रही हूँ, वो एक लड़के के साथ बाहर जाती हुई दिखी है। मृत्युंजय गुस्से में महक की तरफ देखता है जो कि खुद सदमे में थी। मृत्युंजय उस लड़की को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मृत्युंजय महक की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान। मृत्युंजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर महक अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखिए सर मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे पर यकीन कीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, सीरियसली तो तुम बताओ, कहाँ है मेरी बहन, तुम्हारे भाई के अलावा किसके साथ भाग सकती है वो, तुम ही लेकर आई थी ना उसका रिश्ता। महक डरते हुए बोली, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, शायद कोई गलतफहमी हुई है, मुझे आप एक मौका दीजिए। मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, राघव। मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ पर मृत्युंजय का असिस्टेंट राघव भागते हुए वहां आता है और जल्दी से अपना सिर झुकाकर कहता है, यस बॉस। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, मीरा जिसके साथ भी भागी है उसे जान से मार दो और हाँ मीरा को सही सलामत लेकर आना। राघव मृत्युंजय के ऑर्डर को सुनकर अपना सिर झुकाकर बोला, ओके बॉस। मृत्युंजय आगे बोला, जाकर शेरवानी से कहो मेरी मीरा की तबीयत खराब हो गई है इसलिए आज उनके बेटे की शादी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत जल्द उन दोनों की शादी होगी। राघव मृत्युंजय के बात को सुनकर बोला, बॉस शाइना मैम। मृत्युंजय राघव के बात को बीच में काटकर बोला, कोई बात नहीं, यहाँ पर दुल्हन की कमी नहीं है, जिसने सारा प्लान किया है उसे ही भुगतान करना होगा। इतना कहकर मृत्युंजय महक की तरफ घूर कर देखता है। महक मृत्युंजय की बात पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मृत्युंजय राघव को वहाँ से जाने के लिए कहता है और महक की बाह को मजबूती से पकड़कर कहता है, नाटक करना बंद करो, मीडिया के सामने मैं अपना इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम कौन हो क्या हो, लेकिन मेरे लिए मेरी
रेपुटेशन सबसे आगे है, इसलिए इज्जत के साथ जोड़ा पहनो और मंडप में आ जाओ। महक मृत्युंजय की बात पर अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं आपके जैसे बदतमीज इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी। मृत्युंजय गुस्से में महक को घूरते हुए बोला, क्या तुम पहले सुहागरात मनाना चाहती हो, उसके बाद शादी? अगर हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।